कि हीट का हमारी लाइफ में क्या रोल है। प्रोमिनेंट रोल का मतलब क्या है? हीट आप देखेंगे तो डोमेस्टिक पर्पस में, ठीक, डोमेस्टिक पर्पस में, ठीक, लाइक अगर आप देखा जाए तो कुकिंग में, इसी तरीके से रूम हीटर्स में, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम हीट के देखें तो इमर्शन रॉड आपने देखी होगी, वहां पे इसका रोल है। इसी तरीके से फर्दर मूव करें, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक। और अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस देखें, ये तो डोमेस्टिक पर्पस हो गए, और इसी तरीके से अगर हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस देखें हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग के, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी बहुत हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में देखा जाए तो सबसे पहले आपने देख वर्ड सुना होगा वेल्डिंग, ठीक है। इसी तरीके से मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, मेल्टिंग ऑफ मेटल्स। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे टेम्परिंग हो गया, ठीक, हार्डनिंग हो गया, हार्डनिंग ऑफ स्टील हो सकता है, ठीक। और ड्राइंग पर्पस में भी हमारी जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है या हीट है वो बेसिकली यूटिलाइज होती है। तो ये बेसिक एप्लीकेशंस हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता था कि हीट प्लेज अ मेजर रोल इन आवर एवरीडे लाइफ, ओके, एंड ऑल हीटिंग रिक्वायरमेंट्स इन डोमेस्टिक पर्पस एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर बेसिकली important when we look after different aspects of electric heating, okay। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये इलेक्ट्रिक वर्ड क्यों यूज किया है? हमारे पास कन्वेंशनल हीटिंग भी है। अगर कन्वेंशनल हीटिंग में देखेंगे तो कन्वेंशनल हीटिंग में आप देखते होंगे हमारे पास कोल है, नेचुरल गैसेस है, ठीक। कोल आप देखते होंगे कोल हैंडलिंग प्लांट से मिल्स के थ्रू जाते हुए फिर फर्नेस पे बर्निंग होती है, ठीक है, महीन बिल्कुल कोल हो जाता है वहां पे फर्नेस। तो यहाँ पे कन्वेंशनल फ्यूल्स को हम लोग इतना इंपॉर्टेंस देते हैं और उससे मेजर अमाउंट ऑफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे ये जो कन्वेंशनल जो हीटिंग है और इलेक्ट्रिक हीटिंग है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये भी हम जानेंगे, और क्या इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेजेस हैं कन्वेंशनल हीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और डिफिनीशन एक्चुअली इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट अगर लिया जाए तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक हीटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग is to warm the living space. Electric heating is basically used to warm the living space, okay, and electric heating is different from gas, oil, propane heating, and there is as such no combustion process, ठीक है। जब हमारे पास कोई भी फ्यूल नहीं यूज हो रहा है तो इसका मतलब कोई भी कंबशन प्रोसेस नहीं होगा। तो जब कोई कंबशन प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे पास फ्लू गैसेस नहीं होंगी, फ्लू गैसेस नहीं होंगी। दूसरा, स्टोरेज की जरूरत नहीं है हमको किसी पर्टिकुलर फ्यूल को, बर्नर्स की जरूरत नहीं है, ड्राफ्ट फैंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिमनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हीट एक्सचेंजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये नजर आता है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस है कन्वेंशनल हीटिंग के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो बेसिक एस्पेक्ट हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग का ये हो गया। अब हम समझते हैं कि हीट ट्रांसफर कितने तरीके से होता है, ठीक है, हीट ट्रांसफर कितने तरीके से होता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, हीट ट्रांसफर का अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो हमारे पास तीन तरीके हैं, एक कंडक्शन है, दूसरा रेडिएशन है, तीसरा कन्वेक्शन है, ठीक है। कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन, यहाँ मैंने ब्रीफिंग आपको प्रॉपरली दे दी है, बट मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मैं एक एक पर्टिकुलर
मोड को कंसिडर करता हूँ। तो सबसे पहला अगर मैं मोड कंसिडर करता हूँ कंडक्शन का, इसको समझते हैं कंडक्शन एक्चुअली क्या होता है। ठीक, तो देखिए कंडक्शन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होता है, in this mode the heat transfer from one part of substance to another part without the movement in the molecules of substance। मतलब यहाँ पे अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो याद रखिएगा यहाँ पे कंडक्शन में क्या होगा, नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सब्सटेंस होगा। ठीक है, नो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सब्सटेंस। तो अगर ऐसा फिनोमिनन हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। ठीक है, ठीक। दूसरा पॉइंट कंडक्शन में अगर लेते हैं तो दूसरा पॉइंट ये है कि द रेट, जिस रेट से कंडक्शन हो रहा है, द रेट ऑफ कंडक्शन, द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट along the substance, along the substance, along the substance depends upon टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्शन के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, जरा देखते हैं हम लोग। ये जो हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ हीट जो पास हो रही है उसका अगर फॉर्मूला कंसिडर किया जाए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, के मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई स्मॉल टी। ठीक है, T1 माइनस T2। ठीक, अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने की ये है, और यहाँ पे एक और एलिमेंट रहेगा जिसको कहेंगे टी। ठीक, अब सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है ये किस पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, या किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है, या कोई डायमेंशन के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। तो समझिए ये जो फॉर्मूला है हमने क्या कंसिडर किया है, ये फॉर्मूले को हमने कंसिडर किया है, इस फॉर्मूले में हमने एक क्यूबिक बॉडी कंसिडर कर रखी है। हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर रखा है, एक कंसिडर हमने यहाँ पे की हुई है क्यूबिक बॉडी। ठीक है, तो जब क्यूबिक बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं तो क्यूबिक बॉडी में क्या होगा कि इस तरीके से अगर हम लोग क्यूबिक बॉडी बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्यूबिक बॉडी बना लेते हैं। ठीक, तो अब इस क्यूबिक बॉडी में सपोज करिए हमारा एक फेस क्या है, ये हो गया, एक फेस ये हो गया, और दूसरा फेस क्या हो गया, ये। तो हम मान लेते हैं एक पर्टिकुलर फेस का टेम्परेचर क्या है, T1, और दूसरे पर्टिकुलर फेस का टेम्परेचर क्या है हमारा, T2 है। ठीक, तो T1 और T2 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद T हमारा अगर देखा जाए कि बेसिकली T क्या है, स्मॉल टी। तो ये जो स्मॉल टी बता रहा है ये हमारा बेसिकली बता रहा है थिकनेस है। ठीक, जो ये स्मॉल टी है, दिस बेसिकली टेल्स अस द थिकनेस। ठीक, और ये यहाँ पे भी टी लिखा हुआ है तो हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं TH मान लेते हैं, इसको यहाँ क्या मान लेते हैं, TH। तो TH जो है हमारा, ये हमारा बेसिकली बताएगा, जो TH है ये बताएगा नंबर ऑफ आवर्स, ये बताएगा नंबर ऑफ आवर्स। और T1 और T2 हमारा क्या है, दो फेसेस हैं जो क्यूबिक बॉडी की, तो वो अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, T1 और T2 टेम्परेचर में है, तो वो T1 और T2 हो गया। और K हमारा बेसिकली क्या है, इसको स्मॉल k मान के चलिए। तो ये जो स्मॉल k है हमारा, इसको हम लोग कह सकते हैं कोफिशिएंट, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, इसको भी याद रखिएगा। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी।
VT। ओके, ए हमारा क्या है, आप ए क्या है बेसिकली, ए हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, तो ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, जो भी हमारा एरिया है इस पर्टिकुलर प्लेट का, ठीक है, या एक पर्टिकुलर फेस का, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो न्यूमेरिकल जब भी आएगा कंडक्शन का, तो याद रखिएगा कंडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि कोई मूवमेंट मॉलिक्यूल का नहीं होता है सब्सटेंस में। ठीक, और जो भी टेम्परेचर ग्रेडियंट के ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब जो भी रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट होगा वो टेम्परेचर ग्रेडियंट के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। और अगर क्यू के बारे में बात करा जाए तो क्यू बेसिकली हमारा क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट पास्ड थ्रू अ क्यूबिक बॉडी विद टू पैरेलल फेसेस विद थिकनेस ऑफ टी। ओके, ये दो पैरेलल फेसेस का क्यूब है, और यहाँ पे जो फेसेस है एक टेम्परेचर T1 पे और दूसरा टेम्परेचर T2 पे है। तो ये हमारा कंडक्शन फिनोमिनन हुआ। अच्छा, कोई एग्जाम्पल अगर आपको कंडक्शन फिनोमिनन का पूछे तो याद रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर में कंडक्शन फिनोमिनन का एग्जाम्पल क्या है, कोई भी अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट करेंगे तो ये इसका एग्जाम्पल है, हीटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, हीटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक, तो ये क्या हो गया, कंडक्शन फिनोमिनन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और कंसीडर करते हैं हमारा कन्वेक्शन फिनोमिनन। तो पहले वाले केस में था कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था मॉलिक्यूल्स का, बट कन्वेक्शन में देखते हैं क्या होता है, कन्वेक्शन क्या कहता है। ठीक, तो कन्वेक्शन में क्या होता है, जो हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक, जो हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है, इसको मान लेते हैं डेल्टा एच के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो सपोज करो जो भी हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो वो किस कारण से हो रही होगी ट्रांसफर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे याद रखिएगा कि इन दिस मोड द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस और अ फ्लूइड ड्यू टू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स का रोल आएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं इसका कोई एग्जाम्पल, तो इसका भी एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल अगर आप इमर्शन नॉट देखेंगे तो इमर्शन नॉट इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक, क्या इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो कि आपको बेसिकली हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो हाँ, इसमें भी एक फॉर्मूला है। अच्छा, सबसे पहले जैसे हम लोगों ने कंडक्शन फिनोमिनन में टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में बात की थी, इसी तरीके से कन्वेक्शन फिनोमिनन में भी हमारा जो रेट होगा, ठीक है, जो यहाँ पे रेट होगा, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट डिपेंड्स, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन फ्लूइड डेंसिटी, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस अपॉन द डिफरेंस ऑफ या डिफरेंस in the fluid density in the fluid density at different temperature, at different temperature। ठीक, तो ये चीज हो गई हमारी। अब इसमें अगर इसका फॉर्मूला कोई पूछे आपसे, इसमें अगर न्यूमेरिकल अगर आता है इस पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे, तो देखिए इसमें जो न्यूमेरिकल आएगा वो बेसिकली आएगा हीट डिसिपेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला होगा वो H इक्वल्स टू स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाई T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाई a T1 माइनस T2, और यहाँ एक पावर आएगी b आ जाएगी, ठीक है, और वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब देखो वॉट पर मीटर स्क्वायर,
ठीक, अब इसमें ए हमारा क्या है, T1 T2 क्या है, तो याद रखिएगा ए और बी, ए और बी ये हमारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं, ए और बी हमारे कांस्टेंट्स हैं, ठीक, जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है हीटिंग सरफेस की पे। ठीक, ये जो कांस्टेंट है इनकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड किस पे करेगी, हीटिंग सरफेस। तो याद रखिएगा हीटिंग सरफेस पे इनकी वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक, T1 और T2 हमारा क्या है, T1 और T2 सपोज करिए, T1 हमारा मान लेते हैं, तो T1 ये टेम्परेचर मान लेते हैं, ये जो भी हीटिंग एलिमेंट होगा, ठीक, हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर होगा, और T2 क्या होगा हमारा, टेम्परेचर किसका होगा, ये हमारा होगा फ्लूइड का। तो यहाँ पे जब हम इमर्शन रॉड का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इमर्शन रॉड को पानी में डाल रहे हैं, तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा T2 और इमर्शन रॉड का टेम्परेचर क्या होगा T1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, आप देखते होंगे जब इमर्शन रॉड को पानी में डालते हैं तो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के बारे में बात होती है। ठीक है, तो इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। अब अगला फिनोमिनन लेते हैं रेडिएशन, और रेडिएशन में अगर आप रेडिएशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो रेडिएशन के कॉन्सेप्ट के लिए क्या है, अब देखते हैं रेडिएशन, है ना, पेन सेलेक्ट कर ले। हाँ, तो देखो रेडिएशन में क्या होता है, इसका भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम रेडिएशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे भी ध्यान रखिए इसमें क्या होता है, सपोज करो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, इसमें सबसे पहले हमको देखना है हीट ट्रांसफर कैसे होता है रेडिएशन में। तो हीट ट्रांसफर कैसे होता है कि इन दिस मोड द हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम सोर्स टू द सब्सटेंस, ठीक है, सोर्स और सब्सटेंस, ठीक है, सोर्स और सब्सटेंस के बीच में अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में मीडियम होगा, ठीक, और ये मीडियम, इसमें खास बात क्या होती है रेडिएशन फिनोमिना में कि अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है सोर्स से सब्सटेंस के बीच में तो जो मीडियम होगा वो मीडियम बेसिकली जो बीच में आ रहा है उसमें कोई भी हीटिंग नहीं होगी, मीडियम में कोई भी हीटिंग नहीं, तो मीडियम में क्या होगा, विदाउट हीटिंग। ठीक है, तो मीडियम हीट नहीं होगा बट सोर्स से हीट ट्रांसफर सब्सटेंस तक चली जाएगी। अच्छा, ये होता किस कारण, इसका एग्जाम्पल आपको पहले बता दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, सोलर हीटर्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, सोलर हीटर्स। ये जो मैकेनिज्म हो रहा होगा, अगर इस पे न्यूमेरिकल आएगा, अगर कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, तो इस पे जो फॉर्मूला लगेगा, इस पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो स्टीफेंस लॉ लगता है, याद रखिएगा। यहाँ पे जब भी रेडिएशन फिनोमिनन होगा तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, स्टीफेंस लॉ। तो अगर न्यूमेरिकल आएगा रेडिएशन पे तो स्टीफेंस लॉ के बारे में उसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ठीक, तो सब वही चीज, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हीट डिसिपेशन निकालना, हीट डिसिपेशन निकालना। ठीक है, तो H की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 5.72 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल k मल्टीप्लाइड बाई इमिसिविटी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, विद इन ब्रैकेट T1 डिवाइडेड बाई 1000 ब्रैकेट क्लोज पावर 4, इसी तरीके से T2 डिवाइडेड बाई 1000 पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना है क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे यूज हो रही, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है के, तो के को बेसिकली बोलते हैं रेडियंट इफिशिएंसी। के को क्या बोलेंगे, रेडियंट इफिशिएंसी। ठीक, तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू 1 होगी अगर हमारे पास
सिंगल एलिमेंट है। अगर हम लोग क्वेश्चन में ये देख रहे होंगे कि सिंगल एलिमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी 1। अदरवाइज k की वैल्यू की रेंज पूछा जाए तो ये 0.5 से 0.8 तक होगी, ठीक है। अगर अगर एलिमेंट्स कितने हैं, सेवरल एलिमेंट्स हैं, सेवरल एलिमेंट्स हैं हमारे, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से इमिसिविटी को देख लेते हैं, जो यहाँ पे इमिसिविटी वाला टर्म लिखा हुआ है। तो इमिसिविटी जो होगी वो वैल्यू 1 होगी। किस केस के लिए होगी, जब हमारे पास ब्लैक बॉडी होगी, ब्लैक बॉडी। तो अगर क्वेश्चन में ब्लैक बॉडी के बारे में बात है और इमिसिविटी की वैल्यू नहीं गिवन है तो ये अंडरस्टूड है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसी तरीके से इमिसिविटी की वैल्यू 0.9 होगी, ठीक, जब हमारे पास कोई रेजिस्टेंस एज अ हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर हीटिंग एलिमेंट है, ठीक। तो ये रेडिएशन फिनोमिनन हो गया। न्यूमेरिकल के बारे में बात कर ले रहे हैं, 3 तरीके की कैटेगरी के न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। रेडिएशन पे आ सकता है, कन्वेक्शन पे आ सकता है, कंडक्शन पे आ सकता है। और जब भी एग्जाम्पल के थ्रू न्यूमेरिकल को समझाया जाएगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक। अब हम लोग उस स्लाइड पे वापस आ जाते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं जो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे स्लाइड पे वापस आते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंडक्शन में बोला गया है कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ठीक है। कंडक्शन में क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट। और अभी हम लोगों ने क्या बात करी थी कि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट, नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दी सब्सटेंस, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने कंसिडरेशन भी लिया हुआ, आप इसको देख लीजिए। हीट पासिंग थ्रू दी बेस ऑफ फैन सेट